नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। आज रास्ता बना लिया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। इतनी कोशिश करूंगा कि एक दिन सफलता भी जरूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक चीजों की, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की सबसे पहले प्रश्न के साथ में, जो कि लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन में हमने एक बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा था और इसका जवाब आप सभी को देना था। ये एक इंटरेस्टिंग छोटा और अद्भुत टाइप का प्रश्न वहां पे था कि एक पल्स ऑक्सीमीटर गिव व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। एक पल्स ऑक्सीमीटर किसी क्लाइंट को किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी रेट। चार बातें यहाँ पे लिखी है और हमने यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो किसके बारे में यहाँ पे रीडिंग देता है, ऐसा सवाल ने पूछा है। सभी लोगों को उत्साहित मन के साथ में जवाब देना है, व्हाट अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर, एंड वो किसके बारे में यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला प्यारे दोस्तों, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी रेट। चार बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर लिखिएगा सभी लोग उत्साहित मन के साथ में। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर रसगुल्लो। और जवाब सभी को लिखना है, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और मन उत्साहित होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो बातें वहां पे आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको SpO2 देखने को मिलता है, सैचुरेशन, और एक आपको देखने को मिलता है पल्स रेट। दो बातें वहां पे आपको देखने को मिलती है, एक तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, पल्स रेट वहां पे चेक करते हैं, हार्ट रेट वहां पे चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर। जब मैं सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड नहीं रहेगा, ये तो गलत है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी रेट। पल्स ऑक्सीमीटर गिव्स व्हाट टाइप, SpO2, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड और पल्स रेट। तो रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन 2 है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं होता है, अमाउंट नहीं होता है, वो बेसिकली होता है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज कैरिंग बाय ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज कैरिंग बाय ऑक्सीजन। सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज कैरिंग बाय। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, एक ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे जवाब नहीं है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा प्यारे दोस्तों? आंसर बड़ा इजी है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये तो होता है SpO2। मैंने बोला पल्स ऑक्सीमीटर में दो रीडिंग आपको मिलेगी। पहला रीडिंग आपको वहां पे क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? पहला रीडिंग आपको क्या मिलेगा वहां पे? पहला रीडिंग आपको वहां पे मिलेगा सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपने देखा होगा आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस वहां पे किया जाता है ना। वो ABG एक अलग टेस्ट है। पल्स ऑक्सीमीटर एक परसेंटेज वैल्यू देता है कि साहब आपका सैचुरेशन जो है वो 98% है, तो ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू होती है। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये होता है कि 80 to 100 mm ऑफ Hg। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको किस में मिलेगा? ABG के अंदर मिलेगा, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर मिलेगा। ABG के अंदर आपको क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा और परसेंटेज आपको सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है तो आपकी कौन सी वैल्यू देखने को मिलेगी? परसेंटेज वैल्यू। समझ में आया? SpO2 समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न के साथ में आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है व्हेन ए पर्सन रिट्रेट और रिवर्ट टू इन्फेंटाइल टू चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर इट इज कॉल्ड। बहुत जबरदस्त टाइप का प्रश्न है और ये सवाल बड़ा अद्भुत है क्योंकि थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसने बोला कि अगर एक इन्फेंट जो है वो चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर में आ जाता है वापस, मतलब अपने नॉर्मल बिहेवियर से बच्चों वाले बिहेवियर में आ जाता है, चाइल्डिश बिहेवियर में आ जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जवाब लिखना, सभी लोग जवाब लिखना, उत्साहित मन के साथ में जवाब लिखना। हमने क्या बोला? हमने बोला व्हेन ए पर्सन रिट्रीट और रिवर्ट टू इन्फेंटाइल और चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर। पहला लिखा हुआ है उसमें सप्रेशन, दूसरा है रिप्रेशन, तीसरा रिग्रेशन और चौथा है सबलिमेशन। चार अलग अलग ऑप्शन है। 55 से
55 और 60 से 8, क्या बोलते हैं हम इसको, 60 से 8, 60 से 8, 55 से 55, जो भी आप बोलो, ये होता है चाइल्डहुड लाइक बिहेवियर। बच्चा अपनी माँ के गोदी में लेट के रोता है, बच्चा नहीं, बड़ा आदमी, उम्र है 55 साल, माँ की गोदी में लेट के रोता। कहने का मतलब है ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर होता है बचपन वाला बिहेवियर। और साइकेट्रिक के अंदर जब हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है आप सभी को पता है ना। देखो 3 चीजें होती है। एक चीज होती है प्यारे दोस्तों इद, एक होती है ईगो, और एक होती है सुपर ईगो। ये साइकेट्रिक में 3 बातें होती है, एक ईद होती है, एक ईगो होती है, एक सुपर ईगो होती है। ये जो ईद होती है, ईद, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है। जब ईद की बात करूं, ईद एक प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस होती है, प्लेजर प्रिंसिपल। ईद हमेशा किसके ऊपर बेस है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। ईगो किसके ऊपर बेस है, ईगो किसके ऊपर बेस है, बताओ प्यारे दोस्तों, रियल प्रिंसिपल, रियलिटी इज द ईगो। तो ईगो किसके ऊपर बेस है, रियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है ईगो है। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो आइडियल प्रिंसिपल है। आइडियल प्रिंसिपल जो होता है इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। 3 बातें हैं, एक ईद है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। ईद जो होती है वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ईगो जो है रियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, सुपर ईगो जो है वो आइडियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। अब होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट इज ईद, ईद इज द प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो इज द रियल प्रिंसिपल, और सुपर ईगो इज द आइडियल प्रिंसिपल। एक छोटा एग्जांपल है, आपने एक बगीचा देखा, बगीचा जिसमें खूब सारे आम लगे हुए हैं। आपने आम को देखा, आम देखा जी ललचाया, मैंगो देखा जी ललचाया। ये क्या है, ये आपकी ईद है। हर आदमी में होती है, हर सुंदर चीज अपनी लगती है, अपनी हो जाए ऐसा लगता है। जब भी हम कोई सुंदर चीज को देखते हैं, काश, ऐसा आता है ना मन में, काश ये मेरा हो। इसको बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। चीज को देखते ही वो पसंद आ जाना, इसको तो बोलता है प्लेजर प्रिंसिपल। लेकिन क्या ऐसा होने से वो चीज आपकी हो गई, ना ना ना। तो आपने आम देखा, लोमड़ी ने अंगूर देखा, आप और लोमड़ी में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ईद है, दोनों को वो पसंद आया। लोमड़ी को अंगूर पसंद आया, आपको आम पसंद आया। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, यू वांट टू ईट आम, लोमड़ी वांट टू ईट ग्रेप्स, अंगूर, लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है, आप आम खाना चाहते हो। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आम खाने का प्रयत्न किया। आपके जो आम खाने के प्रयत्न है वो ईगो है, रियल प्रिंसिपल पे आए आप। आपने देखा कि आम कैसे आ सकते हैं मेरे पास में, तो आप देख रहे हो कि आम में मालिक, आम के बगीचे का मालिक बैठा हुआ है। अब उससे नजर बचा के कैसे आम तक पहुंचा जाए, ये आपका ईगो काम कर रहा है। आप रियलिटी को ध्यान में रख के सोच रहे हैं और आप आम को पाना चाह रहे हैं। लोमड़ी अंगूर को पाना चाह रही है, बार बार कूदी, बार बार कूदी, बार बार कूदी। आप भी आम को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, पैसे लेके आऊं, खरीद के खाऊं, चुरा के भाग जाऊं, माली ने पकड़ लिया तो, ये वो आपके दिमाग में जो ये रियलिटी को ध्यान में रख के जो चलता है, इसको प्यारे दोस्तों कहते हैं रियल प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं ईगो। और इस ईगो के बाद में आप ईगो को पाने के लिए, उस आम को पाने के लिए आप प्रयत्न भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, पैसे लाएंगे, खरीदेंगे, आप उसको खाएंगे भी सही शायद। लोमड़ी भी बार बार कूदेगी। और अगर ये आपको आम मिल जाते हैं, आप आम अब आपके हाथ में है, और जब चीज आपके पास में आ जाती है फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि आप वहां पे आइडियल प्रिंसिपल पे सोचते हैं, यार आम इतने नहीं खाने चाहिए, अच्छा नहीं है। मोरलिटी के बारे में सोचते हो आप, राइट और रॉन्ग के बारे में सोचते हो, यहाँ पे आप आइडियल बन जाते हो। आप मोरलिटी का सोचते हो, ये आम खाना गलत है, इतने नहीं खा सकते, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो चीज के पाने के बाद में आता है, ये पाने से पहले आता है, ये देखते ही आ जाता है। तो देखते ही आ जाता है वो ईद है। और पाने के बाद में आप किस पे चले जाते हो, रियल प्रिंसिपल के ऊपर चले जाते हो। और रियल प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि आप चीज को पाना चाहते हो। तो अब अगर चीज आपको नहीं मिली, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला, क्या किया उसने, बताओ बताओ बताओ। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी क्या बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं। अब ससुरी उसको क्या पता कि अंगूर बहुत मीठे होते हैं। आप भी अभी कहोगे कि सर अंगूर खट्टे हुए, 40 रुपए वाले खट्टे ही आते हैं लाले, हाँ 400 रुपए किलो वाले जो आते हैं वो खरीद के देखो।
आपको पता चलेगा कि जिंदगी में सबसे मीठा फल तो यही है। कहने का मतलब है अंगूर वास्तव में खट्टे नहीं होते हैं, लेकिन लोमड़ी ने क्या बोला, अंगूर खट्टे हैं। ये लोमड़ी का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। आदमी अपने ईगो को जिंदा रखने के लिए, अपनी बात को जिंदा रखने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है। और देयर इज वेराइटी ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये सभी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं रास्ते से जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, ये दुनिया की पूरी घटना है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बुरी घटना थी, तो मेरे को वो बुरी घटना बार बार परेशान कर रही है और मैं उसको क्या करना चाहता हूं, सप्रेस करना चाहता हूं, अपने कॉन्शियस माइंड से भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। भुलाने की कोशिश करते 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 मैं जब उसको भूल ही जाता हूं, इसको बोलते हैं रिप्रेशन। मैंने उसको रिप्रेस कर दिया। कोई भी अनवांटेड इवेंट, वो जो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, उसको नहीं मिले, बार बार उसके दिमाग में चल रहा है, वो उसको भुलाना चाहती है, भुलाना चाहती है। जब वो भुलाना चाहते हैं, इसको सप्रेशन कहते हैं। और जब वो भूल ही जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेशन के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये दोनों बातें यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये तो चाइल्डिश बिहेवियर की बात कर ही नहीं रही है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे सबलिमेशन। सबलिमेशन का मतलब क्या होता है, आदमी पहले कोई एक्ट करता है, मान लो कोई ऐसा एक्ट करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और वो अपनी उसी एनर्जी को सोशली एक्सेप्टेबल एक्ट में लगाता है और समाज उसकी वाहवाही करता है। इसको बोलते हैं सबलिमेशन। जैसे एक भाई साहब थे, उनकी शादी हुई, वो पत्नी को घर लेके आए और वो पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन रस्म ये थी कि पत्नी बाद में अपने ससुराल जाएगी वापस एक दिन। तो पत्नी वापस ससुराल वो छोड़ के आए, वापस अपने घर आए, मन नहीं लग रहा था, शाम को फिर भागे। और भागे तो हाथों हाथ अगर ससुराल में मेन गेट से जाए तो मामला गंभीर होता है, ससुराल वाले हंसेंगे। तो उसने क्या किया, पीछे एक रस्सी लटक रही थी, पैर के रस्सी को पकड़ा और ऊपर वाले कमरे में जहां पत्नी सोती है वहां पे सीधा पहुंच के दरवाजा खटखटाया। पत्नी बाहर आई, बोले क्या हुआ? बोले मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। तो पत्नी ने बोला तुम आए कहां से? बोले मैं पीछे जो रस्सी लटक रही है उसको पकड़ के आया हूं। पत्नी जाके देखती है तो पीछे रस्सी नहीं, वहां पे वागनार लटक रहा है, काला सांप लटक रहा है। पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि सांप को पकड़ के आ गए, तुम उसको रस्सी बोल रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम इल्यूजन में हो। तो पत्नी उसको जरा के थप्पड़ मारी। तो उसने बोला अबे भाई साहब, जिस औरत के लिए मैं इतना रात को भाग के आया, सांप मेरे को रस्सी दिखा, सांप भी नहीं दिखा, और मैं उसके लिए यहां तक पहुंचा और उसको मेरी कोई इज्जत नहीं, थप्पड़ मार दी। कसम इस थप्पड़ की कि आज से ये खून जो है ना, किसी औरत के लिए, किसी बेवफा के लिए नहीं चलेगा, ये खून तो वक्त वतन के लिए चलेगा, है कि नहीं है ना। तो ये जो उसने अपना जो चेंज किया मूड, अपना जो माइंड बदला उसने, तो ये जो माइंड है ये चेंजेस सबलिमेशन में उसने अपनी वो पूरी एनर्जी जो पत्नी के लिए उसने लगाई थी, पूरी एनर्जी लगा दी और वो बहुत बड़े कवि बन गए। प्यारे दोस्तों, ये जो अभूतपूर्व चेंजेस था तुलसीदास महाराज की जिंदगी में हुआ था, और ये सबलिमेशन का जीता जागता एग्जाम्पल था। सबलिमेशन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आदमी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, ये कहानी यहाँ पे रहती है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है और वो है प्यारे दोस्तों रिग्रेशन। रिग्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि चाइल्डिश टाइप का बिहेवियर करना। जब आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो बच्चों वाली हरकतें करने लगता है, उसको हम रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड से होता है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी है। ए, बी और डी तीनों ही गलत जवाब है। समझ में आया? हाँ, वो कहता ना कि मोहब्बत करो तो किसी बेवफा से क्या करो, मर जाओगे तो अपनी चुन्नी का दुपट्टा भी तुम्हारे कफन के लिए नहीं देगी। मोहब्बत करो तो उस वतन से करो कि अगर उसके लिए मर जाओ तो तिरंगा कम से कम तुम्हारे कफन के लिए बहुत हमेशा तैयार रहेगा। तो देश के लिए कुछ करने का, ऐसा कुछ अद्भुत करने का, ऐसा सबलिमेशन वाला भाव, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर जिंदगी में करो। एनर्जी अगर कहीं लगानी है तो ऐसे कार्य के लिए लगाया जाना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी जो है वो एकदम मतलब बदलाव के साथ में हो। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, रिग्रेशन है। सप्रेशन, रिप्रेशन और सबलिमेशन यहाँ पे नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है प्यारे दोस्तों, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट विद एम्पाइसीमा। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, याद रखना, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो एक पेशेंट का, एम्पाइसीमा के मरीज का यहाँ पे बोला है। क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब लिखो। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है, पूरे उत्साह के जवाब में जवाब लिखना है।
देश से प्यार करो, बिल्कुल करो, जम के करो, है कि नहीं है। इस दुनिया में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, पता है क्या दोस्तों, जैसे मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछता हूं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। जब आपसे पूछा जाए कि देश किसका है तो आप क्या बोलोगे, मेरा या हमारा? जवाब लिखो सभी लोग। अभी मैं प्रूव कर देता हूं कि आप में कितनी देशभक्ति है। देश किसका है, मेरा या हमारा? इन दो में से आपको जवाब लिखना है। मैं पूछूंगा देश किसका है तो आप क्या बोलोगे, मेरा या हमारा? जल्दी से जवाब लिखो, मेरा या हमारा, किसका है देश? देश किसका है सर, मेरा है या हमारा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देश किसका है, मेरा या हमारा? मेरा या हमारा, किसका है देश, मेरा या हमारा? जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड के साथ में। हमारा, हम आरा या मेरा? दो ऑप्शन डाले मैंने आपको, जवाब सभी को लिखना है। देश किसका है, मेरा है या हमारा है? हमारा है या मेरा है? मेरा है या हमारा है? देश मेरा है या हमारा है? मेरा है या हमारा है? मैक्सिमम रसगुल्लों ने मेरा जवाब लिखा कि देश हमारा है सर। यस। अब जो भी बच्चे शादीशुदा हैं, जो भी बच्चे शादीशुदा हैं, पत्नी या पति किसका है, मेरा या हमारा? अरे बताओ रे रसगुल्लों, पत्नी किसकी है? बताओ, पत्नी किसकी है, मेरा या हमारा? पत्नी किसकी है, मेरी या हमारी? अरे बताओ रे लालो, पत्नी किसकी है, मेरी या हमारी? बताओ, जल्दी बताओ। अब कोई नहीं बोलेगा हमारी। प्रॉब्लम यही है कि पत्नी है तब तो मेरी है, और देश है तो हमारा है सर, हमारा है, उसका है, इसका है, मेरा है, सबका है, सबकी जिम्मेदारी है देश के प्रति। जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा ना, भारत मेरा देश है, यह लाइन याद रखना, यह लाइन, भारत मेरा देश है, भारत हमारा देश नहीं है, याद रखना, भारत मेरा देश है। देश के प्रति मेरेपन का भाव जगाओ। जब तक देश के प्रति मेरेपन का भाव नहीं आएगा, ये देश हमारे के चक्कर में गड़बड़ होता जाएगा। तो जैसे पत्नी की जिम्मेदारी लेते हो ना, वैसे देश मेरा है ये भाव लाओ अपने अंदर। आज शिक्षक दिवस है ना, शिक्षक दिवस पे एक शिक्षक की जुबान से ये सुनना कि हमेशा भाव रखना, भारत मेरा देश है और मैं इसका नागरिक हूं, और इसके लिए जो मतलब ये कोई भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे सवाल है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद एम्फाइसीमा, फाउलर पोजीशन, पोस्चरल ड्रेनेज, डाययूरेटिक ड्रग और पैसिव ब्रीदिंग। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि यहाँ के पैसिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, पैसिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं है, और डाययूरेटिक ड्रग्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह भाई मेरे लाल देश के हैं कि मेरा नहीं है तो किसी का नहीं हो सकता, वाह 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 है। अगला प्रश्न है पोस्चरल ड्रेनेज और एक है फाउलर पोजीशन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पूछा है। याद रखना, जब भी कोई मरीज एम्पाइसीमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का है, एम्पाइमा का मतलब होता है पस इन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई जो है वो पस फील्ड होते हैं एल्वेलाई के अंदर, तो उस समय हम क्या करते हैं, पोजीशन देके ड्रेन करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्चरल ड्रेनेज। उस समय हम क्या देते हैं, मरीज को पोजीशन देके और उसको पूरा का पूरा ड्रेन करते हैं। तो पोजीशन देके ड्रेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक सीपीटी प्रोसीजर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। सीपीटी किसको बोलते हैं सर, चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब ये चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है सर, चेस्ट फिजियोथेरेपी में तीन बातें होती है। तीन बातें कौन कौन सी होती है, बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3। सबसे पहले होता है परकशन होता है। दूसरा यहाँ पे होता है वाइब्रेशन, क्या होता है, वाइब्रेशन। तीसरा होता है पोस्चरल ड्रेनेज। एक होता है परकशन, एक होता है वाइब्रेशन और एक होता है पोस्चरल ड्रेनेज। तीन बातें हैं, परकशन है, वाइब्रेशन है, एक होता है परकशन, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है पोस्चरल ड्रेनेज। एक होता है परकशन, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है पोस्चरल ड्रेनेज, पोजिशनल ड्रेनेज। परकशन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे कप बनाते हैं हैंड का, कप बनाने के बाद में उसको ऐसे ऐसे टैप करते हैं मरीज के चेस्ट पे। याद रखना, चेस्ट फिजियोथेरेपी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसीजर है, और ये जो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक प्रोसीजर है,
इस प्रोसीजर को करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका मरीज खाली पेट होना चाहिए। इट शुड बी कैरिड आउट विद एम्प्टी स्टमक। मरीज आपका खाली पेट होना चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मरीज के चेस्ट के एरिया में ऐसे कप से बैंड बनाते हैं और सिक्रेशन को लूज करने के लिए परकशन करते हैं, ऐसे परकशन 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 ऐसे करते हैं ताकि अंदर सिक्रेशन लूज हो। परकशन करने के बाद में फिर हम वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन में क्या करते हैं, हाथ को ऐसे 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 बनाते हैं, है ना, ऐसे बना के ऐसे 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 वाइब्रेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन करना। तो ये ऐसा आपका करना जो है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। फिर करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज, तो हम एक पोजीशन देते हैं और पोजीशन देके ड्रेन करते हैं सिक्रेशन को, ताकि वो लंग्स में से कहाँ आए, यहाँ पे अपने इसमें आए, एल्वेलाई में आए, ब्रोंकाई में आए और ब्रोंकाई से बाहर एक्सपेल आउट हो। तो एक होता है परकशन, एक होता है वाइब्रेशन और एक होता है पोस्चरल ड्रेनेज। तीन जो मैकेनिज्म एक साथ होती है इसको हम बोलते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। शुड बी डन एम्प्टी स्टोमक, शुड बी डन एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक, इसको एम्प्टी स्टोमक जो है इसको कैरिड आउट किया जाता है। इसको करने के लिए मरीज का खाली पेट होना जरूरी है, नहीं तो एब्डोमिनल प्रेशर बनता है, मरीज को वॉमिटिंग होने का रिस्क होता है ना। सिक्रेशन को लूज करने के लिए कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं, दवाई जो यूज करते हैं मेडिकेशन, नेब्यूलाइजेशन फॉर्म के अंदर नेब्यूलाइजेशन करवाते हैं हम नेबुलाइजेशन किससे करवाते हैं, तो एक तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर काम में लेते हैं। एक हम यहाँ पे यूज करते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट काम में लेते हैं। एक तो हम ब्रोंको डायलेटर काम में लेते हैं, ब्रोंको डायलेटर साल्बुटामोल इज द बेस्ट ड्रग एज ए ब्रोंको डायलेटर। साल्बुटामोल काम में लेते हैं, साल्बुटामोल। यहाँ पे हम काम में लेते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन काम में लेते हैं। ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है एन एसिटाइल सिस्टीन। और एक यहाँ पे क्या काम में लिया जाता है नेबुलाइजेशन के रूप में 3% नॉर्मल सेलाइन से भी आप कर सकते हो। ये सभी के सभी म्यूकस को लाइसिस करते हैं, म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और जब म्यूकस बाहर आएगा प्यारे दोस्तों तो मरीज के अंदर सांस लेना इजी हो जाएगा। एम्पाइसीमा के मरीज में जो पस है, जो सिक्रीशन है, जो अंदर कलेक्शन है, उसको हम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। समझ में आया लालो? एक बार पूरे उत्साह के साथ में सभी लोग अगरबत्ती लगाएंगे और आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। तो आज शिक्षक दिवस है, देखते हैं कि आप लोगों के रगों में शिक्षक के लिए कितना खून उबलता है। आज आपके रगों में वो खून हमें नए आंकड़े के साथ में दिखना चाहिए। तो अगले 10 मिनट में देखना चाहूंगा कि हमारे जितने भी तमाम रसगुल्ले हैं, क्या लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जो सीनलेस सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अपने हाथों से अपने इतिहास की कहानी, अपने अस्तित्व की कहानी, अपने भविष्य की कहानी लिखने की हिमाकत आप लोग कर पाते हैं। देखते हैं अगले 10 मिनट के अंदर अगले प्रश्न के साथ में। व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? अभी मैंने बात किया कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन हम चेक करते हैं किससे? पल्स ऑक्सीमीटर से। तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। तो ये सैचुरेशन जो हम चेक करेंगे प्यारे दोस्तों, वो सैचुरेशन जो है 92 to 99 है, 80 to 100 है, 96 to 100 है या 80 to 99 है। बताओ सबसे बेस्ट सैचुरेशन कौन सा है? आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और कहानी ये कहती है कि इतिहास बदलने वाला काम होगा, भूतो न भविष्यति। ऐसा काम करेंगे इस क्लास के थ्रू। भोकाल इस एग्जाम में इस यूपी पीएससी को इसकी औकात दिखा देंगे इस सेशन के थ्रू। सवाल अगला बड़ा जबरदस्त है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन पूछा जा रहा है। नॉर्मल ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो कितना होना चाहिए, ये आप सभी को जवाब देना है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को नॉर्मल ऑक्सीजन के सैचुरेशन का आइडिया है। प्यारे मित्रों याद रखो 99 तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं है। 99 कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी भी टॉलरेबल नहीं है, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए 90 से ऊपर हो और 100 हो पूरा। अबव 90 शुड बी देयर। तो एक यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है 80 to 100, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन 80 नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए 96 से 100%। कितनी चाहिए? 96 से 100%। तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है प्यारे दोस्तों, इट शुड बी 96 to 100, 96 to 100। दैट इज द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है 90 से ऊपर ही होना चाहिए और पूरा 100 होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है। ये जो आप जवाब लिख रहे हो 80 to 100,
ये जवाब ऑक्सीजन के सेचुरेशन के बारे में गलत है। क्यों? क्योंकि 80 to 100 ऑक्सीजन जो है ना प्यारे दोस्तों 90 के अंदर आ जाती है। 80 to 100 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए एबीजी एनालिसिस जब करते हैं तो ब्लड में गैसेज के लेवल के आधार पे, लेकिन सेचुरेशन इतना कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो आप जवाब लिख रहे हो 80 to 100, वो 80 to 100 mm ऑफ Hg है, और ये जो mm ऑफ Hg है ये एबीजी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, PO2 है। एबीजी जब हम एनालिसिस करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आपका 80 to 100 होता है। सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कभी भी 80 to 100 नहीं रहना चाहिए। ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगले प्रश्न के साथ में। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो आप सभी को लिखना है, जो आप अपना अपना लिखना है। और कहानी ये कहती है कि सवाल ने बोला है कि बोन ब्रेक फीवर किसको कहते हैं? कौन सा बुखार जो है हड्डी तोड़ बुखार कहलाएगा? बोन ब्रेक मतलब हड्डी तोड़ बुखार। 99 ही लास्ट है, नहीं लाले तुमने ढंग से नहीं देखा, 100 आता है। अगर आप शिद्दत के साथ में चेक करो, थोड़ा वक्त देके चेक करो, व्हाट्सएप को साइड में रख के चेक करोगे तो 100 आएगा थोड़ी अगरबत्ती लगा के करोगे तो 100 जरूर आएगा। कभी कभी 100 के पार भी चला जाता है, नहीं जाता है, 100 के ऊपर नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरे 100 से ज्यादा सर ने बोला था आता है, 100 से ज्यादा नहीं आएगा, पर 100 आता है। ये बात नहीं कह सकते कि 100 नहीं आता है। तो अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा डिजीज को हम बोन ब्रेक फीवर कहते हैं? बोन ब्रेक फीवर डेंगू को कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू है प्यारे दोस्तों, डेंगू वो इज ए बोन ब्रेक फीवर है ना। डेंगू को हम क्या बोलते हैं? बोन ब्रेक फीवर। ऐसा बोला जाता है कि ये वो बुखार है जो ऐसे आता है कि लगता है कि अड़ड़ कड़ड़ 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 हड्डियां टूट रही है, ऐसा फीवर बोन ब्रेक फीवर डेंगू बुखार को कहते हैं। टाइफाइड इज नॉट ए बोन ब्रेक फीवर, हेपेटाइटिस बी इज नॉट ए बोन ब्रेक फीवर एंड डिप्थीरिया इज नॉट ए बोन ब्रेक फीवर। याद रखना, जब डेंगू वायरस की बीमारी की हम बात करें, डेंगू एक वायरल डिजीज है। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज है। और ये जो वायरल डिजीज होती है डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस याद रखना मॉस्किटो बाइट से होता है, जो एडीज मॉस्किटो होता है। कौन सा मॉस्किटो? एडीज मॉस्किटो। और मलेरिया जो है, मलेरिया ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है ये मलेरिया कहलाता है। मलेरिया बीमारी होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, और डेंगू होता है एडीज मॉस्किटो से। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड और कोलेरा, ये जैसे ना डायरियल डिजीज में आता है साल्मोनेला टाइफी, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है टाइफाइड का। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके अंदर पी सूप स्टूल आता है, पी सूप स्टूल टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो सेप्ट्राइक्सोन को बोलते हैं, सेप्ट्राइक्सोन को। अच्छा, टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करते हैं? तो जवाब है विडाल टेस्ट करते हैं। इसके अंदर कौन सा टेस्ट करता है? विडाल टेस्ट। आपने देखा होगा विडाल टेस्ट कौन सी बीमारी में करते हैं? टाइफाइड फीवर में करते हैं। याद रह जाएगा इतनी बातें। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दी हुई है हेपेटाइटिस बी की, और एक है डिप्थीरिया। दो अलग अलग और बातें हैं, इनको भी सुन लीजिएगा। 4 बातें इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, 4 बातें लोग इसके बारे में भी बोलते हैं। लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में कौन सी 4 बातें बोलते हैं? लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है और बाकी सारे आरएनए वायरस हैं। लोग कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस है। ये क्या है? सीरम हेपेटाइटिस है, और इसकी स्प्रेडिंग जो है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से होती है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होती है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि आपको हेपेटाइटिस बी ना हो। आपको एग्जाम में वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी पूछा जाएगा। तो लोग कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है 0, 1 महीना और 6 महीना। ऐसे 3 डोज हम लगाते हैं। एक आज लगाओ तो 1 महीने बाद में लगाओ और 6 महीने बाद में लगाओ, ऐसा लोग कहते हैं। समझ में आई? ये किसके बारे में बताई मैंने? हेपेटाइटिस बी के बारे में बताई। और अब मैं किसके बारे में बताई? डिप्थीरिया के बारे में। क्या बताई? हम डिप्थीरिया की जब बात करते हैं तो 4 बातें इसके बारे में भी है। डिप्थीरिया के बारे में पहला है कि इसका पॉजिटिव एजेंट जो है
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, डिप्थीरी ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिप्थीरिया बीमारी होती है, इस बीमारी में गले में सूडो मेम्ब्रेन बनती है और यहाँ पे बुल नेक, सांड वाली गर्दन, समझ में आया, बुल नेक होता है। एक होता है सूडो मेम्ब्रेन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है बुल नेक। क्या होता है? बुल नेक। प्यारे मित्रों, सूडो मेम्ब्रेन, गले में सूडो मेम्ब्रेन और बुल नेक, दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इस बीमारी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सिक टेस्ट। डिप्थीरिया में देखने को मिलता है सिक टेस्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट जो रहता है वो रहता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके लिए बच्चे को असेस करो। डिप्थीरिया के प्रिवेंशन के लिए डीपीटी वैक्सीन लगता है। डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डिप्थीरिया की, और इसके लिए वैक्सीन लगता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, जो कि 6 सप्ताह पे लगता है, जो कि 10 वीक्स पे लगता है, जो कि 14 वीक्स पे लगता है। ये 3 अलग अलग टाइम पे वैक्सीन लगता है। 1.5, 2.5 और 3.5 महीने का इसके उम्र पे वैक्सीन लगता है। ये बात आपको यहाँ पे डिप्थीरिया को लेके ध्यान रखनी है प्यारे मित्रों। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है, डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इसमें गले में रुकावट की वजह से मरीज को सांस में दिक्कत हो जाती है रसगुल्लों, और जिसकी सांस गई उसकी आस गई। दुनिया में सांस जाने के बाद में एक तुड़ी आती है, तुड़ी वो लगा देते हैं और सब कुछ राख हो गया, सब कुछ खाक, जो सोचा था वो सब कुछ। हाँ, तो इसलिए जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम की खोपड़ी तो ऐसे ही फोड़ देंगे, और बाकी क्या है, जो कहा तूने कर दिखाएगा, रख हौसला, जो कहा तूने कर दिखाएगा। गरजे जो बादल, बरसने में वक्त लगता है, बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, और वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है। तो ये सारी बातें डिप्थीरिया के बारे में, और इस डिप्थीरिया को ठीक होने में भी प्यारे दोस्तों क्या लगता है? वक्त लगता है। तो वक्त दो, थोड़ा वक्त दोगे, आपको जिंदगी बहुत कुछ देगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, सभी लोगों को जवाब देना है, मस्त वाला जवाब देना है। द थ्योरी ऑफ यार्ची ऑफ नीड इज कॉल्ड। यार्ची ऑफ नीड की थ्योरी को क्या कहते हैं? जवाब लिखो प्यारे मित्रों, सभी को जवाब देना है, अपना अपना जवाब देना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी पॉजिटिव रहता है रे लालो, तुम तो जिंदगी में पॉजिटिव हो डालो थोड़ा, है? हाँ, दरवाजा तोड़ना मत, दरवाजे के खुलने का इंतजार करना। तोड़ने के बाद में अंदर से अंडा नहीं मिलेगा सोने का। मुर्गी को काटा था उसने, याद है कि नहीं है? हाँ, तो मुर्गी को काटा था तो अंदर से कुछ नहीं निकला। तो दरवाजा तोड़ोगे तो तुम ही पछताओगे। दरवाजे के खुलने का इंतजार करना, क्योंकि किस्मत की जंग लगे हुए दरवाजे को और खोलोगे आप अपने मैजिक से, पढ़ाई के मैजिक से, अगरबत्ती के मैजिक से, पूर्ण शिद्दत से, पूर्ण भाव के साथ में खोलोगे। तो यहां पे बोला है द थ्योरी ऑफ यार्ची ऑफ नीड, इसको बोलते हैं मास्लो यार्ची। द थ्योरी ऑफ यार्ची ऑफ नीड को हम क्या बोलते हैं? मास्लो नीड ऑफ यार्ची। यू आर द वर्ड प्यारे दोस्तों, मास्लो नीड्स ऑफ यार्ची आपने पढ़ा है। आपने वो ट्राइंगल का नाम तो सुना होगा, ये वाला ट्राइंगल आपने सुना होगा। इसके अंदर एक होती है सबसे बेसिक नीड। मास्लो यार्ची जो है उसकी एक तो होती है सबसे बेसिक नीड। इस नीड को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड होती है ये? फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्लो यार्ची की सबसे बेसिक नीड कौन सी है? सबसे बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक नीड। बेसिक नीड बोल दो, या आपको ये बोले कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं फिजियोलॉजिकल नीड को। सबसे बेसिक नीड कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड को। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड को देते हैं। सबसे बेसिक नीड कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस नीड में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन आती है, सेक्स आता है, क्लॉथ आते हैं, शेल्टर आता है,
अरे लालो, ये बेसिक नीड में सब कुछ आता है, ऑक्सीजन आता है, सेक्स आता है, शेल्टर आता है, रोटी कपड़ा मकान ये वो फलान ठिकान, ये सब किस में आएगा? फिजियोलॉजिकल नीड में। हर आदमी पहले पेट दूजा पूजा फिर काम दूजा वाले कंसेप्ट पे चलता है, क्योंकि इसकी नीड सबसे ज्यादा होती है, सबको होती है। जब आपको ये सब चीजें मिल जाती है तो आप अगली चीज ये सोचते हो कि जैसे मान लो आपको रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, सब कुछ आपके पास में, तो आप क्या चाहोगे कि सब आपके पास में रहे, कोई चुराए नहीं, कोई आपसे लेके ना जाए। आप इनकी सेफ्टी चाहते हो। क्या चाहते हो? सेफ्टी। तो आप दूसरे नंबर पे क्या चाहते हो? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहते हो वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि सर ये सभी चीजें जो है वो आपके पास ही रहे, है कि नहीं है? इसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मरीज के पास में। और थर्ड जो है, ये सब आपने सेव कर दिया, सिक्योर कर दिया, तो अब आप क्या चाहते हो कि यार है तो ये सब मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में प्यार करने वाले लोग थोड़े कम है, थोड़े रसगुल्ले कम है, थोड़े अगरबत्ती लगाने वाले रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं। लव एंड बिलोंगिंग चाहिए, प्यार चाहिए, बेइंतहा प्यार। तो यहाँ पे चाहिए लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग। आदमी को अब जो है लव एंड बिलोंगिंग वाले लोग चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग उसको प्यार करें, उसको अच्छा बोले, उसको बढ़िया बोले। और जब ये सब आदमी के पास में होता है तो कहता है यार क्या रोज प्यार प्यार, मुझे इज्जत तो चाहिए, इज्जत। प्यार बहुत है, पैसा बहुत है, इज्जत नहीं है मार्केट में। इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। ये चाहता है कि जब मैं जाऊं तो चार लोग खड़े हो, जब जाऊं तो मेरे बारे में चार लोग बात करें। ये बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, इज्जत वाली बात हो, ये इज्जत चाहता है। और लास्ट जो है, सेल्फ एस्टीम के बाद में लास्ट जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे लास्ट का है प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है सेल्फ एस्टीम और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है मास्लो यार्ची का नीड। क्या बोलते हैं इसको? मास्लो यार्ची का नीड बोलते हैं। और इसके अंदर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये क्या पता है? जिसमें आदमी के लिए चार लोग खड़े हो, चार बैठे, चार गाली दे, चार ताली बजाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी यूनिक हो जाता है, आदमी कांस्टेंट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। ये सारी दुनिया की फफूंदा ही लगती है उसको लगता है कि सब मोह माया है, देयर इज नथिंग परमानेंट। ईश्वर जो है सबसे बड़ा है और ईश्वर की भक्ति सबसे बढ़िया है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यह है प्यारे दोस्तों सबसे हाईएस्ट नीड। याद रखना, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सबसे हाईएस्ट लेवल जो है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो यार्ची नीड जो है, हाईएस्ट लेवल की नीड जो है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, जबकि बेसिक नीड सबसे, ये मास्लो यार्ची का स्केल है जो ऐसे चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। समझ में आई है कि नहीं? तो ये सभी बातें जो है यहाँ पे रहेगी। हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल नहीं, आप लोगों को अभी ऐसा नहीं लगेगा, ध्यान रखना, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। इसके लगने के लिए एक उम्र भी होती है। हम में से अभी किसी को ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगना थोड़ा मुश्किल है। और बहुत ज्यादा यंग मैच में ऐसा लगने के लिए बहुत अलग तरीके का पुदीना चाहिए होता है कि नहीं? हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सवाल कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी। अगर किसी मरीज को लंबे समय तक आप स्टेरॉइड थेरेपी दो, लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड थेरेपी दो, तो मरीज में कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी प्यारे दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ वेट, स्टेरॉइड साइकोसिस। देखो लॉन्ग टर्म तक आप क्या दे रहे हो? स्टेरॉइड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दे रहे हो तो वो कौन सी होती है? याद रखो, वो होती है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हो। तो स्टेरॉइड थेरेपी का मतलब है आप मरीज को कॉर्टिसोल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कॉर्टिसोल दे रहे हो। और जब आप मरीज को कॉर्टिसोल देते हो प्यारे मित्रों, जब आप मरीज को कॉर्टिसोल देते हो तो कॉर्टिसोल देने पे आपको ध्यान रखना है कि ये कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम पैदा करता है। क्या पैदा करता है? कुशिंग सिंड्रोम। क्या पैदा करता है? कुशिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम पैदा करता है। कॉर्टिसोल का लेवल जब बॉडी में हाई हो जाता है तो बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। अब जब मैं कुशिंग सिंड्रोम की बात करूं, याद रखना मैंने यहाँ पे जब कुशिंग सिंड्रोम की बात करनी है तो कुशिंग सिंड्रोम के क्या सिम्टम होंगे इसको समझिएगा। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है हाई कॉर्टिसोल, हाई
कॉर्टिसोल, इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का बेसिक मतलब हो गया कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होना। जब हाई कॉर्टिसोल होगा यानी कि आपकी बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम होगा, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको प्यारे मित्रों ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज, आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है वॉल्यूम वाटर, आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है सोडियम, आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है प्रेशर बीपी, वॉल्यूम ज्यादा, सोडियम ज्यादा, बीपी ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा। कुशिंग सिंड्रोम कहता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज, ज्यादा हो जाता है वॉल्यूम, ज्यादा हो जाता है सोडियम, ज्यादा हो जाता है बीपी, आपकी बॉडी में कम हो जाता है पोटेशियम, आपकी बॉडी में कम हो जाता है कैल्शियम, आपकी बॉडी में हड्डियां हो जाती है कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम में, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, चांद सा रोशन चेहरा हो जाता है, मून लाइक फेस हो जाता है, चांद सा रोशन चेहरा, बादों का रंग सुनहरा, मून लाइक फेस हो जाता है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक और जबरदस्त चेंजेज आता है कि मरीज में टंकल ओबेसिटी होती है। कौन सी ओबेसिटी होती है? टंकल ओबेसिटी होती है, टंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है। और एक और चेंजेज है कि मरीज के अंदर हाथ पांव पतले हो जाते हैं और पेट मोटा हो जाता है, हाथ पांव पतले हो जाते हैं, पेट मोटा जाता है। याद रखना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है कि एक हो गया आपका ग्लूकोज ज्यादा, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, एक हो गया आपका सोडियम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, सोडियम ज्यादा, बीपी ज्यादा, आपका पोटेशियम कम, कैल्शियम कम, ऑस्टियोपोरोसिस, मून लाइक फेस, टंकल ओबेसिटी देखने को मिलता है। टंकल ओबेसिटी का मतलब होता है कि सेंटर में ओबेसिटी है, पेरिफ्री में पतलापन है, तो इसके हाथ पांव जो होता है ना वो बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं ना, दुबले पतले हाथ पांव हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके जो एक्सट्रीमिटीज है वो थिन एक्सट्रीमिटीज हो जाते हैं, थिन एक्सट्रीमिटीज हो जाते हैं। मरीज के अंदर हर्सुइटिज्म देखने को मिलता है, हर्सुइटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। क्या होता है? एक्सेसिव हेयर ग्रोथ वहां पे देखने को मिलती है। मरीज के अंदर वहां पे डिलेड हो जाता है वुंड हीलिंग, डिलेड हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, वुंड हीलिंग जो है वो वहां पे धीरे होने लग जाती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे रहता है मरीज, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। मरीज जो है उसको स्टेरॉइड साइकोसिस हो जाता है, खोपड़ा खिसक जाता है उसका, स्टेरॉइड साइकोसिस हो जाता है। मेंटल चेंजेज हो जाते हैं दिमाग के अंदर स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से। क्रॉनिक स्टेरॉइड के यूज करने से बुआ जी जो है वो फूफा जी बन जाती है। यहाँ पे बुआ जी जो है, बुआ जी, ये बुआ जी क्या बन जाती है? बुआ जी बने फूफा जी। हाँ, तो हम कहेंगे बुआ जी घर पे है क्या? नहीं, बोले फूफा जी है, दो। अरे दो कहाँ से हो गए फूफा जी? बोले एक फूफा जी थे और एक बुआ जी फूफा जी बन गए क्योंकि उनके अंदर स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म यूज कर दिया, बपेलो हम्प हो जाता है यहाँ पे। तो ये सभी बातें जो है स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से देखने को मिलता है। आपको बोला इन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो कि सरासर गलत बोला, क्योंकि यहाँ पे हाइपर होता है, यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होती है, शुगर ज्यादा हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका लॉस ऑफ हेयर नहीं, बुआ जी बनते हैं फूफा जी। हम तो बोलते हैं हर्सुइटिज्म होता है, हेयर ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है भाई स्टेरॉइड की वजह से। वजन का लॉस नहीं होगा, एडिमा होगा बॉडी में, एडिमा में वेट गेन होता है, एडिमा में वेट गेन होता है, लॉस होने का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। एडिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोडियम रुक रहा है, पानी रुक रहा है। कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है ना, उसका वीक मिनरल और कोर्टिकोइड्स इफेक्ट होता है, तो वीक मिनरल कोर्टिकोइड इफेक्ट की वजह से बॉडी में ये होगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आपका क्या रहेगा? स्टेरॉइड साइकोसिस रहेगा। क्या रहेगा? स्टेरॉइड साइकोसिस रहेगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। कुशिंग समझ में आई? प्यारे दोस्तों समझ में आई कहानी? क्या इजी बात बताई हमने? मेरे हिसाब से आपके दिमाग में घर कर गई होगी, है ना? जो बात हमने बताई वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो गई होगी। अगले प्रश्न के साथ में जवाब सभी को लिखना है, बिल्कुल। हाँ, सवाल क्या कह रहा है? द ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक इंसिपिटस इज। एक और नया बीमारी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है कॉर्टिसोल के बाद में, एक और नया बीमारी। मजा आ गया? मजा आना जरूरी है, लेकिन याद रखना और जरूरी है। और मैं फिर बता रहा हूं, आंकड़ा बिल्कुल नया होगा तब मजा आएगा। 1 मिनट का वक्त देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई तुरंत लगाए और इस सेशन को आग की तरह फैला दे।
हमारे 1200 बच्चे हैं, 2400 हो जाने चाहिए अगले 5 मिनट के अंदर। उत्साह इस लेवल का होना चाहिए कि इतिहास बदलने वाला काम करेंगे, है ना। हम आज उस ईश्वर, उस रामचंद्र से बोलेंगे कि या तो मेरी सोच, मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर, मेरी किस्मत बदल। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अयोध्या के राजकुमार, या तो मेरी सोच, मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर, मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन, अगरबत्ती रोज लगाता हूं, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। ख्वाब इस बार यूपीपीएससी की खोपड़ी फोड़ना है, ये मैं नहीं बदलूंगा, और अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है तो उसको बदल डाल मेरे राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार। अगर यहां पे सवाल ने बोला है ड्रग ऑफ चॉइस पूछे डायबिटीज इंसिपिटस का, तो ये प्यारे दोस्तों कौन सी बीमारी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाले एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी डिजीज है। हमारा हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, दोनों जाके स्टोर कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन स्टोर नहीं होते हैं, वहां पे हार्मोन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, लैक होती है, तो क्या करेंगे हम? वहां पे डायबिटीज इंसिपिटस नाम का बीमारी हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी जो है, इसमें हम कहते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं एडीएच। और इस एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है? एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो बीमारी कौन सी हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिटस। बीमारी कौन सी हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिटस, जिसको हम एडीएच डेफिसिट डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है? उस केस के अंदर जब डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी होती है, उस केस में मरीज की बॉडी में कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे। वो क्या होंगे? वो इस तरीके से होंगे कि एक तो यूरिन की पिक्चर और एक आपके प्लाज्मा की पिक्चर, दो अलग अलग पिक्चर चलेगी। मतलब एक तो मेरे ब्लड में और एक यूरिन में, दो अलग अलग बातें चलती है, दो साइमल्टेनियस चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह माहौल अलग होगा। माहौल क्या अलग होगा कि अगर मैं यूरिन की पिक्चर की बात करूं, यूरिन के पिक्चर की बात करूं, तो यहां पे माहौल क्या रहेगा कि मरीज के अंदर पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। यूरिन की पिक्चर की मैं बात करूं तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। और मैं अगर यहां पे बात करूं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा यहां पे डिहाइड्रेटेड देखने को मिलेगा। मैं प्लाज्मा की जब बात करता हूं तो देखने को मिलता है डिहाइड्रेटेड, और जब मैं यूरिन की बात करता हूं तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया। तो यूरिन में पॉलीयूरिया है तो प्लाज्मा में डिहाइड्रेशन है। जब यूरिन में पॉलीयूरिया है, प्लाज्मा में डिहाइड्रेशन है, तो पॉलीयूरिया के अलावा यहाँ पे कुछ भी पॉली नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, यूरिन की जो ऑस्मोलेलिटी है, ये सभी कम कम और कम होगा। सिर्फ ज्यादा कौन होगा? यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, पॉली होगा, बाकी सब कम होगा। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, यूरिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यूरिन की ऑस्मोलेलिटी कम हो जाएगी, ये सभी बातें कम होगी। पॉलीयूरिया एकमात्र होगा, बाकी सब कम होगा यूरिन के अंदर। अगर मैं प्लाज्मा में बात करूं तो प्लाज्मा के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब प्लाज्मा में पानी नहीं है, प्लाज्मा सूखा हुआ पड़ा हुआ है, तो प्लाज्मा में सोल्यूट ही सोल्यूट है, सोल्यूट ही सोल्यूट है, तो प्लाज्मा में सब ज्यादा होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं प्लाज्मा की ज्यादा होगी, प्लाज्मा की ऑस्मोलेलिटी की बात करूं ज्यादा होगी, प्लाज्मा में सोल्यूट की बात करूं, कंसंट्रेशन की बात करूं, तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें जो सोल्यूट है, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम प्लाज्मा में क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, एलिवेटेड सोडियम होगा। कारण क्या है? कारण है कि वहां से पानी खाली हो गया, पानी पेशाब में बह गया, और पेशाब पानी के साथ ही बह रहा था, तो पेशाब में तो सब कम 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 दिख रहे हैं, क्योंकि पानी पानी है, और यहाँ पे पानी नहीं है तो सब ज्यादा ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो एक हो गया
सिकंजी बन गया, एक बन गया शहद, शहद बन गया प्लाज्मा, सिकंजी बन गया पेशाब। समझ में आई? क्या पसंद करोगे, शहद या सिकंजी? दोनों ही नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि शहद बनाया वो है खून, खून कौन पीता है बे, और सिकंजी बनाया वो है पेशाब, तो ये भी नहीं पीना पसंद करेंगे, तो हम ये नहीं पिएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अब प्यारे दोस्तों, होने का रीजन क्या था? सर एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी, एडीएच हार्मोन के। तो अगर एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे हम देंगे क्या? एडीएच हार्मोन देंगे। इसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन या वेजोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? डेस्मोप्रेसिन या वेजोप्रेसिन, DDAVP, DDAVP, डेस्मोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन, DDAVP। याद रखना इस बात को। और थायाजाइड डाययूरेटिक यहाँ पे जवाब नहीं रहेगा, क्लोरप्रोपामाइड नहीं रहेगा, डाइजोपॉक्साइड नहीं रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डेस्मोप्रेसिन। इसी को हम बोलते हैं DDAVP। क्या बोलते हैं? DDAVP, डेस्मोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है प्यारे दोस्तों? आसान है, सभी लोगों को याद रह जाएगी, रह जाएगी ना? क्या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। ओके, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेस्मोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन और DDAVP। और ये डायबिटीज इंसिपिटस का ट्रीटमेंट है, डायबिटीज इंसिपिटस का ट्रीटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फाउंड इन ह्यूमन सीरा? ह्यूमन सीरा में कौन से तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर फाउंड इन ह्यूमन सीरा? हृदय की अनंत गहराइयों से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेफ्ट वेंट्रिकल से, है कि नहीं है? ऐसे साइंटिफिक है, साइंटिफिक गहराई जो होती है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आती है। कौन सा टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है ह्यूमन सीरम में? जो आप सभी को लिखना है। क्या बात, सभी लोगों ने जवाब लिखा है। गाम दे इसको कहते हैं, जान दे नहीं, गाम दे, गाम दे। गाम दे मतलब IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो ये B कहां से आ गया बे? है ना, B नहीं होता है। GMC कहां से आ गया? ये B कहां से आ गया? ये तीनों ही गड़बड़ लिखे हुए हैं। ये सही है, A होता है, A सही है। MGDE ये सब होता है, इसको गाम दे कहते हैं। और ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने भी होते हैं ये एंटीबॉडीज होती है। ये प्लाज्मा के द्वारा बनी हुई प्लाज्मा एंटीबॉडीज होती है। और मैं जब एंटीबॉडीज की बात करता हूं, IgG, IgM, IgD, IgE और IgA, तो याद रखना IgG जो होती है, IgG, ये IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि मां से बच्चे को मिलती है। IgM जो होती है ये मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है, मैक्रो। क्या ये? मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है IgM। IgA जो होती है वो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। IgA किस में पाई जाती है? ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, ब्रेस्ट मिल्क में। IgD जो होती है ये बॉडी सरफेस पे होती है, IgD बॉडी सरफेस पे पाई जाती है। और IgE जो होती है एलर्जिक कंडीशन में पाई जाती है, एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में IgE जो है ये पाई जाती है। IgG जो होती है ये प्राइम इम्यून रेस्पॉन्स देती है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, है ना। कुछ खास बातें हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसके बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन G के बारे में कुछ खास बातें सुनिएगा। पहली खास बात है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस करती है, प्लासेंटा क्रॉस करके मदर टू बेबी, मदर टू बेबी जाती है, पहला। दूसरा IgG जो होती है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देती है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देती है IgG। और IgG जो होती है उसके बारे में ये खास बात तीसरी की एबंडेंट होती है, एबंडेंट इन नंबर। मतलब इन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन में अगर नंबर में, अमाउंट में कोई सबसे ज्यादा होगी तो IgG होगी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब ये जो आपकी A है, A पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क और बॉडी सिक्रीशन में, ब्रेस्ट मिल्क एंड बॉडी सिक्रीशंस। जैसे आपके आंसू,
अगर आप रोते हो तो उसमें IgA लॉस होता है, इसलिए रोया मत करो। तो हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, नहीं तो IgA कम हो जाएगी, पहले बता रहा हूं मैं, है कि नहीं? तो आपको रोना बंद कर देना है। IgM जो होती है ये मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है। मैक्रो सवाल पूछा जाता है, मैक्रो कौन सा है? ये है। सवाल एक और पूछा जाएगा कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किसका है? पेंटामेरिक, इसी का होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। सवाल एक और पूछा जाएगा कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन देता है? IgM। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन देता है? तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो देता है IgM। कौन देता है? IgM। IgD जो होता है ये बॉडी सरफेस के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बॉडी सरफेस के ऊपर पाया जाता है IgD। और IgE जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन, याद रखो, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाता है वो IgE होता है। IgE का लेवल एलर्जिक कंडीशन में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। समझ में आई? हाँ, क्या बात है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, बहुत बढ़िया। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सही लिखा, बॉडी सरफेस सही लिखा है, सभी लोगों ने सही आंसर लिखा है। ये सभी बातें किसके बारे में प्यारे मित्रों? आपके अपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। गामदे के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गामदे के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, ये अच्छा सवाल है। अगर किसी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन? ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, start colloid immediately, start ringer lactate immediately, combination of 5% dextrose with ringer and start DNS immediately। देखो यहां पे सवाल ने बोला है सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन, बस सिंपल ट्रीटमेंट पूछा है और प्रॉब्लम है सीवियर डिहाइड्रेशन की। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में कोलोइड चाहिए, कोलोइड, क्या चाहिए? कोलोइड। स्टार्ट कोलोइड? नहीं, कोलोइड नहीं चाहिए, कोलोइड चाहिए शॉक वाली सिचुएशन में, क्रिस्टलोइड और कोलोइड, जब आपका बर्न और इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है। कोलोइड से पहले हम क्रिस्टलोइड देना पसंद करते हैं और वो होगा रिंगर लैक्टेट। यस माय डियर फ्रेंड, इमीडिएटली स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इन द केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, है ना। ऑलवेज स्टार्ट आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक 2 है, नॉर्मल सलाइन 0.9% और रिंगर लैक्टेट। पर हम हमेशा कहते रहते हैं कि जब भी डायरिया डिहाइड्रेशन हो तो डिहाइड्रेशन के केस में इलेक्ट्रोलाइट वाला क्रिस्टलोइड फ्लूइड दो एंड दैट इज योर रिंगर लैक्टेट। बर्न होता है ना, बर्न मरीज में, तो बर्न में भी यही देते हैं क्योंकि उसमें भी सीवियर डिहाइड्रेशन और कैपिलरी लीकेज और उसकी वजह से मरीज शॉक में होता है। तो बर्न के मरीज में भी हम कौन सा फ्लूइड देना पसंद करते हैं? रिंगर लैक्टेट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्रिस्टलोइड फ्लूइड बोलते हैं इसको। कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? क्रिस्टलोइड। तो रिंगर लैक्टेट शुड बी गिवन इमीडिएटली टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज? joint that allow the movement of only flexion and extension, only flexion and extension, only flexion and extension, और कुछ नहीं होता है। बताओ 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 कौन सा है? बताओ बताओ। ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सभी को जवाब लिखना है अपना अपना, जवाब सभी को लिखना है। गुड। याद रखो, बॉल एंड सॉकेट नहीं कहते उसको, उसको कॉन्डिलॉइड नहीं कहते हैं, उसको पाइवोट नहीं कहते हैं, उसको हिंज कहते हैं। ये हिंज जॉइंट है ना भाई, एल्बो वाला जॉइंट, नी वाला जॉइंट, ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन का है, मैंने ये एग्जांपल भी दिया फिर भी गलत कर रहे हो। इस जॉइंट को, एल्बो वाले जॉइंट को क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट इसको कहते हैं, लाले, बॉल एंड सॉकेट इसको कहते हैं, है ना। कॉन्डिलॉइड और पाइवोट ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ओनली देखो फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। इसको हिंज कहते हैं, हिंज। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट, जिसमें सिर्फ फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है। यू कैन फ्लेक्स द आर्म, यू कैन एक्सटेंड द आर्म। ड्रग यूज्ड टू कॉज इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन, ड्रग जो इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन का काम करती है, कैथार्टिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटीमाइकोटिक्स।
देखो एंटीमाइकोटिक्स तो जवाब मत करना, क्योंकि इसको फंगल इन्फेक्शन की कहानी में काम में लेते हैं। समझ में आया? तो एंटीमाइकोटिक्स तो बिल्कुल जवाब मत लिखना कोई भी लोग, बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ऐसा हम कहना पसंद करेंगे। और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, सुनिएगा, लगा दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। सवाल अलग है, इंटेस्टाइन के इवेक्वेशन की बात हो रही है। इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन वाली दवाई को इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन वाली दवाई पूछिए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए जवाब सोच के लिखिएगा। इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव और कैथार्टिक। सो व्हाट इज कैथार्टिक एंड व्हाट इज कार्मिनेटिव? कार्मिनेटिव जो होता है ना, वो गैसियस चीजों को निकालने के लिए होता है। दैट इज नॉट इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन। कार्मिनेटिव एनिमा कब काम में लेते हैं? जब गैसियस चीजें रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। गैसियस हमने ये नहीं पूछा है, हमने क्या पूछा उस पर फोकस करो। हमने इंटेस्टाइनल इवेक्वेट मतलब उसमें से सामान का खाली होना। अब आंत में से सामान खाली कब होगा? बताओ बताओ, आंत में से सामान खाली कब होगा? बताओ, जब आंत में सामान इकट्ठा होगा, ऐसे। तो कार्मिनेटिव तो गैसियस चीजों के लिए होता है लालो, है कि नहीं है? और एस्ट्रिंजेंट जो है वो इन्फ्लामेशन को कम करने वाले एजेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो ये दोनों ही गलत हो गए, ना तो वो गैसियस होगा ना वो एंटी इन्फ्लामेटरी होगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कैथार्टिक बोलूंगा, कैथार्टिक। कैथार्टिक कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन, कैथार्टिक कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन। तो हु कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन इज कैथार्टिक माय डियर फ्रेंड, ए इज द करेक्ट वन। कैथार्टिक कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन। आई होप सभी लोगों ने सही जवाब लिखा होगा। गॉट इट? अरे लालो समझ में आई? हु कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन? कैथार्टिक कोजेज इंटेस्टाइनल इवेक्वेशन। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। जब आप सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, कौन सा पोजीशन देना पसंद करेंगे? व्हाट टाइप ऑफ पोजीशन यू वांट टू गिव ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी? सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान पोजीशन लिथोटमी, सिम्स लैटरल, नी, चेस्ट और सुपाइन। सिग्मोइडोस्कोपी में सिग्मोइड कोलन काम में लेते हैं, स्कोप काम में लेते हैं, सिग्मोइड का इवैल्यूएशन करना है कि नहीं? आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्या बात है? क्या बात है भाई, छा गया रसगुल्ला आज तो है। अगरबत्ती लगाई होगी टाइम से, मुझे पक्का पता है, ये उसका प्रभाव है। और ये आपके ऊपर अगरबत्ती मेहरबान है, अयोध्या का राजकुमार आपके ऊपर मेहरबान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सवाल कह रहा है कि कौन सी पोजीशन जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे एक मरीज को जब आप सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हैं। सिग्मोइडोस्कोपी की पोजीशन कौन सी होती है? लिथोटमी, सिम्स लैटरल, नी, चेस्ट और सुपाइन। 4 ऑप्शन है, आपको इन 4 में से एक बेस्ट आंसर चूज करना है कि अगर आप किसी मरीज में सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हैं तो सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान पोजीशन कौन सा रहना चाहिए। इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। कल सुबह की क्लास जो है वो ठीक 8 बजे होगी। कितने बजे होगी? ठीक 8 बजे होगी कल मॉर्निंग की क्लास। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने रसगुल्ले हैं जो कल मॉर्निंग में ठीक 8 बजते ही जुड़ जाएंगे। आप में से ऐसे कितने रसगुल्ले हैं जो ठीक 8 बजे पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश, जुनून और पागलपन के साथ में जुड़ेंगे मॉर्निंग की क्लास में। और मैं तो आ रहा हूं प्यारे दोस्तों, आप सभी को आना है। आज शिक्षक दिवस था, आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस। शिक्षक दिवस पे आज का जो हमारे शिक्षक दिवस पे हमारे जो है ऑफलाइन बैचेज में शिक्षक सम्मान के रूप में ये जो है प्रशस्ति दी गई शिक्षक के लिए। इससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं है, ये आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से शिक्षक दिवस पे। तो शिक्षक दिवस जो है वो हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हम सभी को शिक्षक की जरूरत होती है, हम सभी को सीखने की जरूरत होती है। वी ऑल आर लर्नर, हम सभी लर्न करते हैं, हम सभी चीजों को सीखते हैं, हम सभी चीजों को करते हैं। और एक और भेंट आप विद्यार्थियों की तरफ से शिक्षक दिवस पे है ना, और ये मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को भेंट
और लाइफ में हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत अद्भुत सीखते हैं, बहुत अलग तरह की चीजें सीखते हैं। ये चीजें हमें जिंदगी में हमेशा प्रोत्साहित करती है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। ऐसा बोला जाता है कि बच्चा जो है 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन बच्चे को क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसका मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है ना प्यारे दोस्तों, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो हमें जिंदगी में लगातार सीखते रहना होता है, क्योंकि जब हम सीखते रहेंगे, लगातार कुछ नया सीखते रहेंगे, नया करते रहेंगे, तो हमारी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आएंगे, कुछ नए बदलाव आएंगे। आपको भी इस पे जोर देना है। शिक्षा का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। मैं एक बहुत बेसिक तरीके से आपसे पूछूं कि आपको 2 तरह के ज्ञान है। मान लो एक आपको शस्त्र का ज्ञान होता है और एक शास्त्र का ज्ञान होता है। तो शस्त्र का जो ज्ञान होता है ना, उसके बल पे आपकी जो यश है, जो प्रशंसा है, जो वाहवाही है, वो कुछ टाइम तक रहती है। लेकिन शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा, वाहवाही लगातार लाइफ लॉन्ग आपका आत्मसात देती है। जैसे किसी राज्य का कोई बहुत अच्छा राजा, जिसको अच्छा शस्त्र चलाना आता, तो जिसने बहुत सारे युद्ध जीते हो, उसका मैं नाम पूछूं तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम याद भी नहीं होगा कि कौन सा राजा था जिसको तलवार अच्छी चलानी आती हो, कौन सा था जिसको तीर अच्छा चलाना आता हो, आपको कोई नाम याद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं शास्त्र का ज्ञान आपसे पूछूं, आपको सभी को जवाब देना है। जैसे मैं पूछूं जीरो की खोज किसने की, बताओ किसने की? ये बात सभी को पता है। मैं पूछूं कि हमारे देश के जो है राष्ट्र गीत लिखने वाले कौन कवि थे, राष्ट्रगान किसने लिखा, है ना, चंद्रमा पे कौन सा यान गया अभी, मैं आपसे पूछूं कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट आपको कौन पढ़ाता है, नॉर्थ सेट सीरीज कौन पढ़ाता है ना, मैं आपको पूछूं कि इंस्टाग्राम पे राजू सर नर्सिंग वाला के नाम से कौन फेमस है, मैं आपसे पूछूं कि, मतलब कहने का मतलब है ये शिक्षा का प्रभाव है कि आपको ये सब चीजें याद रहती है, लेकिन आपको किसी राजा का नाम याद नहीं रहा। तो शिक्षा का ये महत्व है कि आपको यश देती है, प्रशस्ति देती है, आपको लाइफ में मोटिवेट रखती है, आपके लिए लर्निंग लाइफ चेंजिंग होती है। और एक मजेदार बात क्या है पता है, कि आपके पास में अगर धन है, आपके पास में अगर सोना है, तो उसके चुराने का खतरा रहता है, लोग उसको चोरी कर लेते हैं। लेकिन आपके पास में अगर शिक्षा है तो उसके खोने का, चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। आप में से ये कोई चुरा नहीं सकता, और जितना आप बांटते हो उतना ये बढ़ और जाता है। ये बड़ा मजेदार बात है। तो ये शिक्षा है जो हमें इतना सब कुछ देती है। तो आप भी एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छे लर्नर बने, अच्छे से सीखें, और आप भी लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ डिफरेंट करने का कोशिश करें। तो आज की शानदार सेशन को मैं यहीं पे विराम देने वाला हूं, और आप सभी लोगों को उत्साहित मन के साथ में जुड़े रहना है, अपनी लाइफ में कुछ अद्भुत करते रहना है। और इस शिक्षक दिवस हमें कुछ देना चाहते हो तो रोज सुबह बेहतरीन सेशन से जुड़े और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें। हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में कल सुबह ठीक 8 बजे। मैं तो आ रहा हूं, आ रहे हो ना आप? इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।